काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी मैराथन क्लास, जिसमें कंप्लीट रिवीजन होगा चाइल्ड साइकोलॉजी का और कंप्लीट थ्योरी। हम सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट थ्योरी देंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि सीटेट का जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है। कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड कहेंगे उसको, क्योंकि अब सितंबर में या आपको हो सके तो अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। तो आइए हम सीडीपी मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लगभग 30 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और 30 क्वेश्चंस में 30 यानी कि हम विस्तार से जो है बहुत सारे जो उसके थ्योरीज थे उसको भी जानेंगे। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में यहाँ पे है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की मुख्य भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हिंदी में जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है, विकास के पहलू, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। देखिए यहाँ पे जीन्स जो है, ये यहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आए आप उसे इंग्लिश में देख लीजिए, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को दे दिया है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का एक चैप्टर है फ्रेंड्स जो सीटेट में है, और आप लोग अगर बीएड में क्लास किए होंगे तो बीएड में भी पर्यावरण और आनुवांशिकता का एक चैप्टर है। तो वहीं से एक प्रश्न है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो है कि बच्चों का जो विकास होता है, बच्चों के विकास का जो है कुछ हद तक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में उनकी आनुवांशिक गुणों और परिवेश की जो भूमिका अहम होती है, और बाल विकास के कुछ पहलू जो हैं वो आनुवांशिकता और कुछ अन्य पहलू उसके परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो थ्योरी है उससे थी। तो इसका आंसर तो आप लोग को अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं भी पता है तो खैर अलग बात है, हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसा कि अभी मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। अब आइए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे नॉट लगा है, देख लीजिए। तो थोड़ा सा संभल करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो पियाजे की जो थ्योरी है उसके बारे में तो मैंने पुराने वीडियो बना चुके हैं, मेरे चैनल पे जा सकते हैं आप, स्मार्ट स्टडी प्लस जो मेरा चैनल है वहाँ पे आप जा करके वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तकरीबन 20 से 25 मिनट का क्लास मैंने पियाजे थ्योरी पर ही लिया है, और काफ़ी विस्तार तौर पे मैंने बताया है। एक भी क्वेश्चन आपके जो है वो नहीं छूटेंगे, मैं दावा करता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो वहीं से आप अगर ये पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएंगे। पूरी क्वेश्चंस जो है पियाजे थ्योरी के मैंने उस वीडियो में सॉल्व कर दिया है।
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खैर बात रही तो इस क्वेश्चन को आप डील करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन ए है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 2 है 2 नंबर है ऑप्शन बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इंग्लिश में अगर देखेंगे, जहाँ की बात करेंगे इंग्लिश में, तो देखिए अगर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे आते होंगे जिससे आप इंग्लिश में ही बना सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो आप दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम में देखिए तो आपको बेटर अच्छा होगा, अच्छा महसूस होगा आपको। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो जीन पियाजे के बारे में है। तो इसका तो बहुत लंबा थ्योरी मैंने दे चुका, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ कि जीन पियाजे ने सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों द्वारा खोजने के सूझबूझ भरे तरीके दिखाए कि कैसे बच्चे अपने संसार के साथ क्रिया करते हैं और तालमेल बिठाते हैं। पियाजे के अनुसार क्या था कि बच्चे जो है वो अपने अनुभव की संगत अपनी योजनाओं, मतलब कि जैसे कि स्कीमा संज्ञानात्मक ढांचा जैसे कि कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के साथ साथ अपनी योजनाओं की संगत अपने अनुभवों से बिठाने की ज़रूरत होती है। और पियाजे ने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, ये आपको तो पता ही होगा, पियाजे ने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अब अभ्यास के जो नियम है थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। और उसी तरह जो है यह नियम क्रिया कार्य की सीखी गई विषय किसी वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है, जो हमारा थॉर्नडाइक का नियम है। तो ये थॉर्नडाइक के नियम की बात भी मैंने यहाँ पे कर ली है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत की बात थी। तो हम समझ गए कि जीन पियाजे ने सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों द्वारा खोजने के सूझबूझ भरे तरीके दिखाए कि बच्चे अपने संसार के साथ साथ कैसे क्रिया करते हैं। और पियाजे के अनुसार जो कुछ अनुभव की संगत थी और योजनाएं, स्कीमा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो साथ साथ अपनी योजनाओं को संगत करके अनुभवों को बिठाने की कोशिश करके सीखता है। तो इसी में जो है इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 3, निरंतर अभ्यास के अधिगम से होता है। देखिए यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे अभ्यास की बात थी, इसीलिए मैं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि थॉर्नडाइक के बारे में मैंने क्यों बताया। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन था वो तीसरा था कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और इसीलिए मैंने कोरिलेट कर दिया आपको पियाजे की थ्योरी से। अब आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 आप लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है। कुछ लोग मिस कर जाते हैं तो लिखना पड़ जाता है। अब आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। जो तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर नहीं आपको दे दिया जाता है ना फ्रेंड्स, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब नहीं की बात होती है ना तब कंफ्यूज कर जाता है बच्चा कि मान लीजिए कि मैंने जो पढ़ा है और उसमें नहीं की जो बात हो जाती है। तो खैर मुझे भी दिक्कत होती थी एग्जामिनेशन में, पर जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो आइए जो नहीं वाला जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वैसे है क्या, क्योंकि मैंने थ्योरी की जो बात की है कंप्लीट थ्योरी देना है हमें, तो इससे बात कर लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्षों से 7 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष से 7 वर्ष, आप ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष। इस अवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं होती है कि प्रथम जो विशेषता है वो संवेदी गामक संगठन का संवर्धन, तथा दूसरा होता है कि कार्यों के आत्मसातीकरण का प्रारंभ, जिससे संक्रियाओं का निर्माण होने लगता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के संकेतात्मक जो है कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग भी होता है, और प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए जो भारी भरकम शब्द मैंने जो यूज किए हैं वो साइकोलॉजी में आपको अक्सर मिलेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें से रूबरू होना पड़ेगा और हमेशा ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका, कि प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है इसमें, विकास इसमें नहीं होता है। यहाँ विकास जो है ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता, क्योंकि मैंने पढ़ चुका है कि इस अवस्था में जो दो प्रमुख विशेषता, प्रथम क्या था कि संवेदी गामक संगठन का संवर्धन तथा दूसरा हमारा कि कार्यों के आत्मसातीकरण का प्रारंभ है, जिससे संक्रियात्मक का निर्माण होने लगता है, और साथ ही साथ इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग भी होता है, और प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसी में हम समझ गए कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ये राइट ऑप्शन हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। अब आइए हम अपना चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन 4 हैं इसमें, वैसे सभी में ऑप्शन 4 हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ कुछ मिस हो जाता है, कभी कभी क्योंकि जब पढ़ाते समय कुछ कुछ बातें दिमाग में आने लगती है, तो खैर इस सब चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, जो अच्छी चीज़ें हमें वो सीखना है। तो ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं कि प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट, मतलब कि डैश है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। हमारा जो पहला ऑप्शन है, वे अपनी शरीर और निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और ऑप्शन 4 है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। इसी तरह अगर इंग्लिश में देख लें तो फर्स्ट ऑप्शन है, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। ऑप्शन 2 है, इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस। ऑप्शन 3 है, इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। और ऑप्शन 4 है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों के खेल युवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे देखना था कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, उसके अलावा देखना है कि बाकी सारी चीज़ें ही हैं, इसके अलावा जो देखना है कि महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी। तो इस पे अगर थ्योरी, इसमें कुछ खास थ्योरी नहीं है, लेकिन अगर बात करेंगे तो कि उसका बात ये हो जाएगा कि खेल युवा बच्चों के विकास में क्या होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखे ही होंगे वाइगोत्स्की ने भी खेल पे ये बहुत महत्व दिया है। उसके बाद एक मारिया माउंटेसरी थी, उन्होंने भी बहुत सारा थ्योरी दिया है अपने कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास जो होता है खेल के माध्यम से भी होता है, खेल के माध्यम से होता है, उसे फिजिकल वर्क करना चाहिए। तो उसी तरह है कि खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और खेल में शामिल होकर बच्चे नए कौशल का विकास करते हैं और उन कौशलों का उपयोग करना सीखते हैं। इसके अलावा खेल से वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं और उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। खेल से क्या होता है कि इंद्रियां हमारी उत्तेजित होती है। हम क्या करते हैं कि जब खेलते हैं तो हमारा बॉडी का सारा पार्ट उसमें यूज़ होता है, उसमें फिजिकल वर्क होते हैं, उसमें मूवमेंट आता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरह से मूव होने लगता है। तो खेल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमारा माइंड भी शार्प होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन था वो है, यह बिताने का एक सूखा तरीका है। इसके अलावा जो है बाकी सभी जो है युवा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 5th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिटिकली। ऑप्शन 1 है, डू यू नो द आंसर टू दिस। ऑप्शन 2 है, व्हाट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। ऑप्शन 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। और जहां हम हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन 1 है, क्या आप उसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन 2 है, सही जवाब क्या है।
ऑप्शन 3 है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन 4 है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसकी जो बात करते हैं, तो इसका जो बात करेंगे हम, तो हम देख लेते हैं कि किसी प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए उसके अलग अलग आयामों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार छात्र को एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से हल करने के लिए कहा जाए तो उनकी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। जी हाँ, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। अलग अलग तरीके से हल कीजिएगा तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। और जीन पियाजे ने इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा है। तो आप बता दीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। कहा है कि जब उनका चिंतन और अधिक तर्क संगत होने लगता है। तो यही बात थी। हमारा 5वां नंबर की थ्योरी जो है यही था। तो इस थ्योरी से आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि अभी थ्योरी में क्या देखा हम कि जब हम अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को हल करेंगे तो हमारे सोचने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ऑप्शन 1 है लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन 2 है थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट, टेस्ट, रैंकिंग। ऑप्शन 3 है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एबिलिटी, ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन 4 है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी, ग्रुपिंग, रैंकिंग। जब हम हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन 2 में है थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन 3 में है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। या ऑप्शन 4 में है परियोजना विधि, क्षमता समूह या रैंकिंग। अच्छा, इसी में है परियोजना विधि, समूह, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसका जो थ्योरी अगर हम देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा के, तो इसमें हमको देखना होगा कि प्रगतिशील शिक्षा का थ्योरी क्या था। तो आइए हम देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉन डीवी का आप नाम याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट उत्तर मार सकते हैं जॉन डीवी का। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, अभी ये साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछा जाता है तो बार बार मुझे साइंटिस्ट की याद आ रही है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का वो चल रहा है ना, वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया। तो साइंटिस्ट पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हम लोगों की, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों की ज़्यादा याद आती है। तो आइए हम बात करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो जॉन डीवी ने बताया है कि अमेरिका के मनोविज्ञान जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक तथा इसमें बालक के स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि इस आधार पर करके सीखना, प्रयोजन विधि तथा सहयोग से सीखना प्रगतिशील शिक्षा का सही वर्णन है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है कि करके सीखना, प्रयोजन विधि और सहयोग से सीखना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए हैं? थकिएगा नहीं, हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, इसके लिए हमें मेहनत करके पढ़ना होगा। और अगर आप, इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मेरे बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे आप, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मुझे कंप्लेन भी आते हैं कि सर आप शॉर्ट पीरियड के लिए क्लास लेते हैं,
तो ऐसी कोई बात नहीं कि शॉर्ट पीरियड के लिए मैं क्लास लेता हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है जीवन में सभी लोगों के, तो मेरे जीवन में भी व्यस्तता है। और ख़ास करके जहाँ क्लास की बात है तो मैं खुद भी जानता हूँ कि अगर छोटा क्लास रहेगा तो आप अवश्य ही देखेंगे। और क्या होता है ना कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान लेना सबसे प्रभावी, हम इसी को मानते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा ज्ञान लीजिए, समय की बचत हो। और सारे विषय भी हैं, एक विषय तो है नहीं कि उसी पे टाइम देना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम कम लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ऑप्शन 1 है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ऑप्शन 2 है स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रेन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन 3 एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ऑप्शन 4 है लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। हिंदी में देख लें, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन 1 है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन 2 है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। और ऑप्शन 4 है जीवन सच्चा शिक्षक है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर है 7 का ऑप्शन 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। तो हमारा 7 का जो सही ऑप्शन है वो है 3 राइट आंसर। अगर इसके थ्योरी के बारे में देखेंगे तो कुछ हम जब बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में तो यही है कि प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक शिक्षा के लिए नहीं है। मतलब शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बच्चे का जो सामाजिक विकास हो। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के परस्पर सहयोग तथा क्या कहेंगे सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के व्यक्तिगत का विकास करना तथा शिक्षक द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना ही जो है हमारा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताता है। तो यही है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही लेते हैं, जिनको जो लैंग्वेज में अच्छा लगता होगा तो एक ही लैंग्वेज खींचते हैं, सेशन को लंबा नहीं लेके जाना है। तो आइए थोड़ा तेज़ी से इस सेशन को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन को सिर्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। हमारा जो पहला ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन 2 है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध जो है स्थापित करता है। और ऑप्शन 4 है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको याद होगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। वे अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, आपको ये याद रखना चाहिए, और जिन्होंने क्या बताया था कि नैतिक विकास के सिद्धांत का वो प्रतिपादन किया था। तो हमें ये याद रखना होगा। देखिए हम क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये थ्योरी को इस क्वेश्चंस के अंतराल में ही सीखते जाना होगा। ये थ्योरी आसान नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं और बता तो दे रहे हैं, लेकिन आप इस थ्योरी को अगर इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो हैं स्मार्ट स्टडी प्लस जो हमारा चैनल है, उसमें आप वीडियो सेक्शन में जा करके आप जो है सारे थ्योरीज को देख सकते हैं। इंडिविजुअल करके मैंने सारे थ्योरी बता दिए हैं। तो यहाँ तो मैं
शॉर्ट में खींच रहा हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं इसका। तो आंसर सही पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। अब आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन 1 है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन 2 है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा ऑप्शन है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर ले सकता है। और चौथा ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है। देखिए, जब स्वयं करने की बात आएंगी, जो ये सब पॉजिटिव वर्ड आता है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इंग्लिश में भी अगर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना जो दे रहा है बात की क्या है कि concept or context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। तो जब बच्चा खुद से करने की बात आएगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो ऑप्शन है और हमारी जो थ्योरी है, हमने जो पढ़ा है वो सही जा रहा है। तो आप ऐसे ही मार सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा इस ऑप्शन में दिख रही है। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर बात करेंगे तो ये वाइगोत्स्की ने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की के थ्योरी में से हैं। ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग था। तो वाइगोत्स्की के मानव के सांस्कृतिक तथा जैविक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह पाया कि यदि बच्चे को निर्देश मिल जाए तो वह क्या करेगा, वह अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्या का समाधान कर सकता है। और इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संपादित भी किया था, और इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है। बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच में जो अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास क्षेत्र में कहा है। अगर आप ZPD भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंडिविजुअल वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, हमारे पूरे पुराने वीडियोस में जाकर के। खास करके मैंने तो बता भी दिया वाइगोत्स्की की बहुत सारी चीज़, तो मैंने बता ही दिया है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी से ये है, और सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास के सिद्धांत में, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा गया है। तो देख लिए हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया, 3। अब आइए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्ति, ऑप्शन 1 है, क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी व्यक्ति स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन 2 है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 3 है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन 4 है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 में एक उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। इनका शरीर औरत और मर्द दोनों जैसा होता है। समझ गए फ्रेंड्स, औरत और मर्द दोनों जैसा होता है एक उभयलिंगी व्यक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन 2। अब आइए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन एक्वायर जनरल रूल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक या ट्यूशन। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या ट्यूशन, क्या हो जाएगा आप बता दीजिए। कमेंट में आप बता सकते हैं।
अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं, हमारे तरफ से जवाब दिया जाता है और हम कमेंट पढ़ते हैं और अच्छे जवाब भी देते हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो आपकी जो समस्या है आप वहाँ पे बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर है, ट्यूशन। अगर थ्योरी की बात करें कुछ, तो थ्योरी बता ही देते हैं आपको कि बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है, आपको तो पता ही है। तो ये सब बातें बता ही देते हैं आपको। बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि समाजीकरण तथा भाषा, समाज में लिंग विशेष के लिए भूमिकाएं निर्धारित करना। उदाहरण के लिए अगर कह दें तो हम क्या कहेंगे कि लड़कों एवं लड़कियों को विशिष्ट कपड़े पहनने चाहिए। इस लिंग विशेष कार्य के लिए बच्चा मीडिया समाजीकरण तथा संस्कृति से लिंग भूमिकाएं ग्रहण कर लेता है। तो बाकी तीनों चीज़ें हैं और ट्यूशन नहीं है, तो इसीलिए हमारा, क्योंकि छोड़ करके ऑप्शन था एक्सेप्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यही ध्यान रखना हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर क्या किया जाए, सेशन को तो कंप्लीट करना है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वन ऑफ द critics of standardized test has been that मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन 1 वे मुख्य रूप से गर्मी इतनी है कि कभी कभी क्या हो जा रहा है कि ध्यान थोड़ा सा भटक जा रहा है, आप इस चीज़ को इग्नोर करके चलिएगा। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और चौथा जो ऑप्शन है हमारा, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो 12वां का जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो पहला ही ऑप्शन था वो सटीक और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा जो हमारा राइट आंसर है। मानकीकृत परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं फ्रेंड्स जिसका निर्माण परीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा पाठ्यक्रमों विशेषज्ञों से सहायता भी ली जाती है। इस तरह के परीक्षण का कार्यान्वयन, अंकन तथा कार्यविधि पूर्व निर्धारित होते हैं। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है कि उसे कहते हैं जिसका निर्माण परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है। शिक्षकों तथा पाठ्यक्रमों विशेषज्ञों से सहायता भी ली जाती है। इस तरह के परीक्षण का कार्यान्वयन, अंकन तथा कार्यविधि पूर्व निर्धारित होते हैं। तो 12 का आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 1। अब आइए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन 1 बुद्धि तेज से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 2 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए जो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन 2 बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो आपको पता ही है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर से। उनके अनुसार क्या था कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि को एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता है
उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। अब आइए देख लेते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 3 है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन 4 है बच्चों की प्रगति और की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए जो शिक्षक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन और सीखने मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए थोड़ा सा हमको अजीब सा फीलिंग आ रहा है, पर क्या करें, सेशंस को कंप्लीट करना है। अभी तकरीबन 16 क्वेश्चन बाकी है। तो आइए देख लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। मूल्यांकन और निर्धारण किसी भी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया कहा है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा, अधिगम, अनुभवों की प्रभावशीलता का आकलन करती है। जैसे हम बात कर लें तो कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं कि एक जैसे पॉइंट है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने उनकी मदद करके। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर हमेशा नहीं शिक्षकों द्वारा दी जाती है। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एक और इसमें है कि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक के छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। सीखने में कोई आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि अभी ही सीख सकता है कोई बच्चा या कल ही सीख सकता है। कोई बच्चा का उसकी बुद्धि पर ये है कि वो बच्चा किस तरह के माहौल में रह रहा है और कैसे उसको किस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और कैसे मिल रही है, उसी हिसाब से उसका जो है वो समय बनता है कि वो 6 महीने में सीखेगा या 1 साल में। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आइए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित अनिवार्य किया गया है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन 2 है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन 3 है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन 4 है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। फ्रेंड, इस पिछले क्वेश्चन में भी सतत व्यापक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के क्या होता है कि स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? 2009 में आरंभ किया गया था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 में लागू किया गया था। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लीजिए, हम क्वेश्चंस कुछ डील कर रहे हैं, मात्र 30 क्वेश्चंस डील कर रहे हैं और ये 200 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है। लेकिन फिर भी हम
लगभग तकरीबन हम आपको बात कर ले तो लगभग 3000 क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे थ्योरीज को जान रहे हैं। तो 2009 में सीसी लागू हुई थी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नीति लागू हुई थी स्कूलों में मूल्यांकन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर। आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, या चौथा एक अनुशासित दिनचर्या। तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। आनुवांशिकता के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता देते हैं, जो लोग बीच से देख रहे हैं सेशंस को, तो उन्हें हम बता देते हैं कि 16 नंबर में क्वेश्चन में जो कह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया है, वह अंतःक्रिया बच्चों में आनुवांशिकता तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण प्रतिभाशालिता हो सकती है। इस संबंध में 1977 में मनोवैज्ञानिक थे एक गाल्टन नाम के, उन्होंने एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने पाया था कि व्यक्ति विभिन्नता आनुवांशिकता का परिणाम है तथा परिवेश का प्रभाव है। बुद्धि तथा मानसिक योग्यताओं का परिवेश के बीच जो अंतःक्रिया का प्रभाव होता है। तो गाल्टन ने ये 1977 में 1977 में बता दिया था। 1977 में आप नोट्स बना सकते हैं, जो थ्योरी हम दे रहे हैं आपको उससे का जो आप एक नोट्स बना लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, आपको चीज़ें जो है आसान तरीके से याद हम करवा रहे हैं। तो इसका तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 16 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर 1 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 उनकी भाषा का उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकते हैं। ये तो बेकार है। बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक माहौल का विद्यार्थियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए सम्मान पोषित शिक्षा का सकारात्मक माहौल तैयार करना शिक्षक का दायित्व है। तो इसलिए हमारा जो है वो 17 नंबर का ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाता है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा क्या करें, पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा सेशन ना जाए इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो जाए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अभी जब हम क्लास को बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम पूरा पसीना में डूब चुके हैं, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं। तो इसीलिए हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, आपको थ्योरी में कोई मतलब कटौती नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरी थ्योरी बता रहे हैं। तो इसीलिए आप समझते हुए चले। अगर थोड़ा सा फास्ट हम बोल रहे हैं तो आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके देखें। तो 80 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं समय न गवाते हुए। 80 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन 2 है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और ऑप्शन 4 है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो समय ना गवाते हुए इसका जो राइट आंसर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग करने पर। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित तथा प्रेरक निर्देशन तरीकों के प्रयोग से कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों का विकास होता है।
कभी कभी प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन एक समस्या बन जाता है। सामाजिक संवेगात्मक आदि में तब तक समस्या आती है फ्रेंड्स, जब तक कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो इच्छा अनुसार स्वतंत्रता या रुचि विकास के अवसर नहीं मिलता है। अगर आपको किसी चीज़ में बांध दिया जाए या आपको तब कहा जाए कि तुम ये पढ़ो, जैसे आपको क्लास में आपके जो सोच है, आपकी जो रुचि है, उसको ना देखते हुए कोई अपना दबाव से आपको कुछ करने को कहे, तो आपका क्या होगा कि आपकी स्वतंत्रता छीन जाएगी और आप क्या करेंगे, आपका जो विचार है वो बंद जाएगा। आप क्लोज एंडेड तरीके से सोचेंगे, ओपन माइंडेड नहीं बन पाएंगे। तो यही था। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन लर्न। तो देख लीजिए यहाँ पे, बस आप क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नॉट है या नहीं है। यहाँ पे नॉट है तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा क्वेश्चंस को। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। देखिए जब नहीं है तो बात आ जाती है कन्फ्यूज़न की, तो इसीलिए जब नहीं क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस में नहीं शब्द अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन 2 है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 2 है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन 2 है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्योंकि यहाँ नहीं की बात थी तो नहीं की बात थी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्योंकि जब अति संवेदन बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उन्हें छोटे छोटे कार्य देने चाहिए तथा उनके पाठ्य की प्रबंधकीय खंडों को तोड़कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे छात्रों का अधिगम के वैकल्पिक तरीकों से सीखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि उसका जो है वो विकास अच्छे से हो पाए। लेकिन यहाँ पे नहीं की बात थी तो यहाँ पे हमें क्या देना था, उसी हिसाब से देना था कि उन्हें बेचैन पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। अब देख लेते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या था। राइट आंसर जो हमारा था 19 का वो था 4। कुछ लोग ठीक नहीं समझ पाते हैं तो उसे डिजिट में समझाना पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग पे मैंने वीडियो बना चुका है, आप वहाँ से पूरी थ्योरी को देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सृजनात्मक हैं। अब सृजनात्मक हैं तो कैसे हैं, सृजनात्मक बच्चे की सोच का पैटर्न अलग अलग होता है। विश्लेषणात्मक चिंतन से सृजनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान की प्रवृत्ति विकसित होती है। सृजनात्मक बच्चे मानकीकरण का प्रयोग नई समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। इस प्रकार वे क्या करते हैं कि प्राप्त सूचना को विश्लेषित करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन 3 जो है सृजनात्मक। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं आ गया। जब भी नहीं आ जाए तो क्वेश्चन में संभल करके आपको ऑप्शन देखना है और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा है और सारे थ्योरी जो पढ़े हैं तो यहाँ पे नहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसीलिए संभल करके देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 1 है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। दूसरा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदारी रहना। तीसरा है कि सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और चौथा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो 21 का जो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना।
21 का जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना समस्या हल करने के तरीके का जो है सही वर्णन नहीं कर सकता है। कक्षा में छात्रों की समस्या को हल करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, इसीलिए 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आइए 22 देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। निम्न में से कौन सा एक संवेग नहीं है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो डर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर 2, डर जो है वो संवेग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और डर संवेग नहीं है। डर एक ऐसी संवेगात्मक स्थिति है जिसमें किसी खतरनाक वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया करना होता है, जिससे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। समझ गए होंगे आप? बार बार जो है दिक्कत हो जाती है डर। आइए देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि, ये जीन पियाजे के थ्योरी से है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मुझे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो जिस तरह मुझे जो है कुछ थ्योरी जो है वो डायरेक्ट ध्यान आ जाती है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि ये जीन पियाजे की थ्योरी से है। तो इसी तरह आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जब आप बहुत चीज़ों को पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको धीरे धीरे याद आते जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो पुरानी जो थ्योरी जितनी सारी मैंने दी है चाइल्ड साइकोलॉजी की, सारे आप पढ़ जाइए एक एक करके। तो ऑप्शन 1 है हमारा, बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान। ऑप्शन 2 है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, तो बड़ा बेकार है ऑप्शन है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में बच्चे अपने अनुभव या देख कर सीखते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा दूध के बूथ से लोगों को दूध खरीदते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि दूध का उत्पादन मशीन द्वारा होता है। इस प्रकार बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। समझ रहे होंगे आप लोग? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। देखिए मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पसीना हो चुका है कि लिखा भी नहीं रहा ढंग से। चलिए खैर, ऐसी रुकावटें जो हम लोगों को रोक नहीं सकती है। हमें बस बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, सीटेट निकालना है आप लोगों को। तो आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा कष्ट तो होता है। विद्यार्थी जीवन में कष्ट अगर नहीं हो तो वो संघर्ष जो है रंग नहीं लाएगी। सोने को अगर कहा जाता है कि हीरे को जितना घसा जाता है उतना ही वो चमकता है। तो जितना आप संघर्ष कीजिएगा, जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतना ही जो है वो अच्छा उजाला लेकर आएगा। तो जितना संघर्ष कीजिएगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। खैर रही बात अलग, वो बहरहाल हम बात करते हैं 20 नंबर 4 क्वेश्चन की। 20 नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाथ में थोड़ा सा फिसलन है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। खैर वो टेक्निकल प्रॉब्लम हमें देखना है, हमें नहीं देखना है। आइए 24 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। ऑप्शन 2 है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 3 है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और चौथा ऑप्शन है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ज़्यादा समय न गवाते हुए
ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सबसे पॉजिटिव है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जब आपको लग जाए कि डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर आपको दे देना चाहिए, रुकावट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस थ्योरी की बात करेंगे तो आपको कुछ बता देते हैं कि शिक्षा के संबंध में आर लैम्ब नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि विद्यालय शिक्षा से मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको यह नहीं भूलना चाहिए, उनका प्रमुख कार्य केवल निर्देश देना नहीं है वरन शिक्षित करना भी है। इस प्रक्रिया में कक्षा में उपयुक्त या आरामदायक माहौल बनाना शिक्षक का दायित्व है, जहां छात्र जो है परस्पर संवाद एवं पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो ऑप्शन नंबर 4। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। 25 नंबर नहीं, ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन दूसरा है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ पे रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। यहाँ ये हो सकता है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। और चौथा है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा है। तो अगर देखेंगे तो आपको बता दें कि वह खुली, अगर एक कुछ बात हम बता रहे हैं पहले उसे सुन लीजिए, कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हों, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। और बाल साहित्य के अंतर्गत वह शिक्षाप्रद साहित्य आता है जिसका लेखन बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। गतिविधियों के माध्यम से छात्र सैद्धांतिक ज्ञान को साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी सीखते हैं। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। (26) Which one of the following best describes the role of textbook in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संबंधी सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हमारा सबसे सही उत्तर है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। पाठ्य पुस्तक कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री जो है उनमें से एक है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक की एक अहम भूमिका होती है। पाठ्य पुस्तक ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द कक्षा में होने वाले शिक्षण घूमता रहता है। पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाओं का विस्तार, गतिविधियों, चिंतन और अभ्यास के ऐसे मौके होते रहते हैं जो छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए हमारा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कि वे कक्षा उपलब्ध संसाधन जो संदर्भ में एक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये 27 देख लेते हैं। हम सेशन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट वन ह्यूमैनिज्म, सेकेंड इज बिहेवियरिज्म, थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविज्म, फोर्थ है कॉग्निटिव थ्योरीज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका तो
सीधा सीधा जवाब है इसका, तो सीधा सीधा जवाब है रचनावाद। अब रचनावाद कैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 या 2005 ने बल दिया कि शिक्षण में इस तरह बदलाव करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने दैनिक अनुभव को जांचने और विश्लेषण करने में सक्षम हो सके, ताकि ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्यिक एवं कलात्मक रचनात्मक को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपकरण का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए, उसे एक हिस्सा माना जाना चाहिए। रचनावाद जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द चिल्ड्रेन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ये तो बड़ा बेकार है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, और ऑप्शन नंबर 4 वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखिए कितना इनोवेटिव ऑप्शन, देखिए दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा राइट आंसर। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण का विद्यार्थी की पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है कि अगर भौतिक परिवेश और सामाजिक भावनात्मक वातावरण है तो विद्यार्थी का पढ़ाई पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी निर्भीक होकर प्रश्न पूछ सकें। यदि छात्र कक्षा में शिक्षण से पाठक को समझने के लिए प्रश्न पूछता है या स्पष्टीकरण मांगता है तो इसका अर्थ है कि वे शिक्षा के लिए प्रेरित हैं और उसे शिक्षा में इंटरेस्ट है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4, 28 का। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रेंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षण को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। तो बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार कहा गया है कि शिक्षक कक्षा में सुविधादाता की भूमिका निभाता है। वो एक क्या करता है कि सुविधादाता की भूमिका निभाता है, फैसिलिटेटर जिसे हम कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और इस हिसाब से नहीं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें देखिए कितना पॉजिटिव चीज़ें, टीचर शुड फैसिलिटेटर चिल्ड्रेन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव वर्ड आ गया। जब आपको ऑप्शन में दिख जाए रियल लाइफ सिचुएशन, इंटरेक्शन, तो ये सब जब आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इस वर्ड को देख करके सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अब आइए हम अंतिम क्वेश्चन पे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है देख लेते हैं। द डिसिप्लिन विच हैज़ अ significant role in a learning environment is of the kind which helps. Option 1 है children to regulate and monitor their own learning. Option 2 है to create silence. Option 3 है teachers to give instruction. Option 4 है children wrote memorize their lesson. तो ये तो बड़ा बेकार है ऑप्शन नंबर 4, पूरा निगेटिव है इसमें। तीसरा जो हमारा है कि अनुशासन, 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसको हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है?
पहला है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, दूसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए, तीसरा है शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए। तो ये तो बेतुका ऑप्शन है, इसे काट दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर, चुप्पी साधे रहने के लिए। अब देखिए बात कर लेते हैं। तो रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने कहा था कि एक विद्यालय में अनुशासन का अर्थ सामान्यतः व्यवस्था तथा कार्यों के संपादन में विधि, नियमितता और आदेशों का अनुपालन होता है। यह बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। तो रायबर्न ने ये कहा था। तो आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से रायबर्न की भी थ्योरी जान ली है। तो दोस्तों यही था हमारा 30 नंबर का सेशन। 30 नंबर क्वेश्चन तक का आज हमने देखा है। अभी ये सीरीज हम लाते रहेंगे और आपको और नए नए क्वेश्चंस देंगे। इस प्रैक्टिस आपको जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप पढ़ तो लेते हैं और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता है असली में कि आपको कितना नंबर आ रहा है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सामने आती है। जैसे आज हमने 30 क्वेश्चन तो देखा है, लेकिन मैंने कितने सारे राइटर्स के बारे में, गाल्टन के बारे में, रायबर्न के बारे में, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, मतलब देखिए कि 30 क्वेश्चंस के सेशन में आपने इन सारी थ्योरीज को लगभग ओवरऑल आइडिया ले लिया सारी थ्योरीज का। तो इस प्रैक्टिस को अगर देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको देखना भी चाहिए। और अगर आप को अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और ऐसे तरह हम सेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.